दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें, बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने तेजस्वी के नेतृत्व पर उठाया सवाल, कहा उनमें नहीं है नेता के गुण। जी आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर बयानों के जरिए हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राम कृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव की योग्यता व नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा सांसद राम कृपाल ने तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनमें नहीं है नेता के गुण। भाजपा सांसद राम कृपाल यादव ने गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया। राम कृपाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करेगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि चिराग के पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं नीतीश। जेडीयू की चाहत कि एलजेपी को अपने कोटे से सीटें दे बीजेपी और हमें मिले 115। जी आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू चिराग पासवान और उनकी एलजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बीजेपी के लिए 128 सीटें छोड़ते हुए 115 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। सूत्रों की माने तो जेडीयू की चाहत है कि बीजेपी ही एलजेपी को अपने कोटे से सीटों में से यानी इन्हीं 128 सीटों में से सीट दे दे। जेडीयू सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा कर रही है। जेडीयू में एक सूत्र ने कहा कि साल 2010 में जेडीयू और बीजेपी ही थी, लिहाजा सीट शेयरिंग पर अधिक दिक्कतें नहीं थी। 2015 में हम महागठबंधन का हिस्सा थे और हम तब 101 सीट पर लड़े थे। बड़ी खबर बता दें कि प्राइवेट ट्रेन चलाने वाली कंपनी खुद तय करेगी किराया, सरकार और रेलवे का नहीं होगा कोई दखल। जी हम बात करें कि रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए मोदी सरकार ने देश के कई रूट्स पर प्राइवेट ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था, जिसके लिए रेलवे ने अब आवेदन भी मांगे हैं और साथ ही संचालकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत रेल संचालन कंपनियां खुद प्राइवेट ट्रेनों का किराया तय कर सकेंगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा है कि निजी कंपनियों को यह आजादी रहेगी कि वो अपने हिसाब से यात्रियों से किराया वसूल सकेगी। जिस रूट पर बस व विमान सेवा पहले से ही है, तो वहां पर ध्यान रखना होगा कि किराया ज्यादा ना हो। इसके अलावा इस किराए पर सरकार का किसी तरह का दखल नहीं होगा। ऐसे ही नियम फ्लाइट्स में भी रहते हैं, जहां कंपनी अपने हिसाब से किराया वसूलती हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि हरसिमरत के इस्तीफे के बाद बोले संजय राउत कि मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, एनडीए में कुछ तो गड़बड़ है। जी आपको बता दें कि किसान बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हैं। यहां तक कि केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भाजपा पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें इस बिल के लिए कह रहे हैं, अगर उसके बाद आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है। राउत ने कहा कि यह सरासर झूठ है कि हमने एनडीए छोड़ा। झूठ की राजनीति ने हमें मजबूर किया। हम दोनों ही सबसे पुराने साथी थे, जबकि बाकी के लोग तो सिर्फ पेइंग गेस्ट थे। संजय राउत ने कहा कि जो बातें पीएम ने कही, उसके बाद भी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए छोड़ा। पहले शिवसेना ने एनडीए छोड़ा, यानी कुछ तो गड़बड़ी है। सरकार को किसान के मुद्दे पर सबको साथ लेना चाहिए। जिस तरह से दल एनडीए से अलग हो रहे हैं, अब तो लगता है कि एनडीए रहा ही नहीं। आज भी अकाली दल और हम साथ हैं। राउत ने कहा कि किसान बिल पर अब सबसे बात हो रही है, ये पहले करना चाहिए था। फिलहाल इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। इस मामले पर हम शरद पवार से बात करेंगे और कांग्रेस व अन्य सभी से बात कर फैसला लेंगे।
और वहीं अगली खबर बता दें कि सुदर्शन न्यूज के शो के खिलाफ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कहां जा रहे हैं। जी हम बात करें कि यूपीएससी के ऊपर बने सुदर्शन न्यूज के शो को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुदर्शन न्यूज ने सुप्रीम कोर्ट में सप्ताह के अंत तक शपथ पत्र दायर करने को कहा है। सुदर्शन न्यूज ने ऐसा मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ के उस सवाल के जवाब में कहा जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा था कि चैनल अपने भड़काऊ शो को लेकर बन रही आशंकाओं को दूर करने के लिए क्या कर रहा है। सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल नाम से कार्यक्रम चलता है जिसे चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के होस्ट करते हैं। इसी शो में यूपीएससी जिहाद नाम से एक सीरीज चलाई गई थी। इस सीरीज में यह दावा किया गया था कि यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ का खुलासा किया जाएगा। हालांकि शो का प्रोमो आने के बाद से इसे लेकर यूपीएससी से चयनित कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी। मामला कोर्ट में गया जहां इसे रोकने को कहा गया, लेकिन बाद में मंत्रालय की अनुमति के बाद शो को दिखाया जाने लगा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। फिलहाल शो पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। और अब अगली खबर बता दें कि भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को बताया आतंकवादी, कहा भारत से निकालने का कानून लाया जाना चाहिए। जी आपको बता दें कि बलिया के बैरिया क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी तक कह डाला। सुरेंद्र सिंह ने यह बयान शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ ही भारत से निकालने का कानून लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ओवैसी शुद्ध रूप से स्वयं आतंकवादी हैं। ओवैसी की बातों से ऐसा लगता है वह राष्ट्र विरोधी भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी चीन विवाद को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। ओवैसी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर यह बोलते हुए हमला किया था कि सरकार ने गलवान झड़प का बदला चीन से 5,000 करोड़ उधार लेकर किया है। ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा कि 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी। उनके साथ अन्यायपूर्ण और निर्मम बर्ताव किया गया। 4 दिनों बाद 19 जून को प्रधानमंत्री ने चीन से 5,521 करोड़ उधार लेकर उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया। ये हमारे जवानों के बलिदान का अपमान है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें अनलॉक 4 के बारे में कि किन राज्यों में सोमवार से खुल रहे स्कूल, कहां अभी नहीं चलेंगी कक्षाएं। जी हम बात करें कि देश में अनलॉक 4 जारी है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों को खोला जा सकता है। गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है। हालांकि इसको लेकर कोई आखिरी फैसला राज्यों को ही करना ही है। ऐसे में 31 सितंबर यानी सोमवार से देश में कुछ राज्यों में शैक्षणिक गतिविधि स्कूलों में दिखेगी तो कुछ राज्यों में अभी स्कूल बंद रहेंगे। असम में सोमवार से कक्षा 9 और 12 के छात्रों के लिए अगले 15 दिनों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। 15 दिन बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार कक्षाएं जारी रखने या बंद करने का फैसला लेगी। मध्य प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश में भी 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। यहाँ 50% टीचिंग और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकता है। क्लास 9 से 12 तक का कोई भी छात्र अपने पेरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद स्कूल जा सकता है। जम्मू कश्मीर में भी स्कूल 21 सितंबर से आंशिक रूप से फिर से खुलेंगे। और हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर नया आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली में स्कूल 5 अक्टूबर तक सभी छात्रों के लिए बंद रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है इस बढ़ते कोरोना मामले में क्या अभी स्कूल खोलना सही रहेगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि अयोध्या की तर्ज पर बीकानेर में भी बनेगा श्री राम मंदिर। 1,25,000 ईंटों पर लिखा जय श्री राम। जी आपको बता दें कि अयोध्या की तर्ज पर अब राजस्थान के बीकानेर में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। करीब 1,25,000 राम नाम से अंकित ईंटों से बनकर यह मंदिर तैयार होगा। स्वामी सोमगिर महाराज के नेतृत्व में संतोष सुपर सोसाइटी के तत्वाधान में श्री राम मंदिर बीकानेर का निर्माण होगा। दीपावली 2020 पर बीकानेर के धरणीधर मंदिर में अयोध्या के नाम मंदिर की झलक दिखेगी। राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीकानेर के सोमगिरी महाराज के सानिध्य में शिवबाड़ी महादेव मंदिर में संतोष सुपर सोसाइटी द्वारा मंदिर के मॉडल को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी व मंदिर निर्माण से जुड़े लोग मौजूद रहे।
और अब अगली खबर में आपको बता दें कि 14 महीने बाद वनवास से लौटे नवजोत सिंह सिद्धू किसानों के समर्थन में मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हम बात करें कि पंजाब के अमरिंदर सिंह बादल सरकार में फजीहत होने के बाद चुप्पी साधने वाले क्रिकेटर से नेता बने पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने 14 माह के वनवास के बाद चुप्पी तोड़ी है। 14 महीने के बाद ट्विटर पर लौटते ही पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक साल से किसानों समेत अन्य मुद्दों पर मौन धारण करने वाले सिद्धू ने लोकसभा में पारित हुए कृषि विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार को अपने निराले शायराना अंदाज में घेरा है। सिद्धू ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में सिद्धू ने लिखा कि सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। दूसरा ट्वीट उनके ट्विटर वॉल पर पंजाबी में लिखा है, जिसमें सिद्धू ने लिखा है कि किसान पंजाब की आत्मा है, शरीर के घाव ठीक हो सकते हैं लेकिन आत्मा के घाव को ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसमें आगे लिखा, हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं है, युद्ध का बिगुल बजाते हुए क्रांति को जीने का काम करो, पंजाब पंजाबी और हर पंजाबी किसान के साथ है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बताते हैं, शिवसेना ने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल और लगाए आरोप। जी हां, आपको बता दें कि कृषि विधेयकों के खिलाफ विपक्ष ने एक तरफ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी केंद्र सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रही है। भाजपा का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस का दामन थामकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाली शिवसेना ने अब अपने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही केंद्र सरकार के कई निर्णयों पर आपत्तियां जताते हुए कई आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र समाचार पत्र सामना में देश की बदहाल अर्थव्यवस्था और जीएसटी में आई गिरावट के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार की नीतियों को गलत ठहराया है। सामना में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए प्रकाशित एक लेख में शिवसेना ने आरोप लगाया कि आर्थिक मंदी की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने कोरोना महामारी में किए गए लॉकडाउन को गलत ठहराया है। शिवसेना ने लिखा कि केंद्र सरकार ने बिना प्लानिंग के लॉकडाउन और नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। सामना के इस लेख में लिखा कि लॉकडाउन के कारण देश में अनिश्चितता और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस संकट के कारण राज्यों को भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। प्रदेश वित्तीय सहायता की भीख मांग रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों की परेशानियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सामना में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। सामना में लिखा गया कि पीएम रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने गुजरात की मदद की थी। वर्तमान समय में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते राज्यों की स्थिति खराब हो चुकी है। राज्य केंद्र सरकार से जीएसटी के बकाये और आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों की किसी भी प्रकार की मदद करने को तैयार नहीं है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ का किसान बिल पर फूटा गुस्सा। कहा, जो पूरे देश को खिलाए वो दाम भी तय नहीं कर सकता। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा में पास कृषि विधेयक बिल 2020 को लेकर पंजाब में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। किसानों को इस बात का डर है कि नए कानून लागू होने के बाद उन्हें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसी मामले को लेकर अब बॉलीवुड और मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिलजीत दोसांझ ने किसान बिल का विरोध किया है। सिंगर ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा है कि ये बात राजनीति की नहीं है, ये बात हमारे देश के किसानों की है। दिलजीत दोसांझ ने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी किसान के हित की बात करेगी वो उसी पार्टी का समर्थन करेंगे, जिससे पूरे राष्ट्र को खिलाने की उम्मीद व दाम भी तय नहीं कर सकता। दिलजीत दोसांझ ने किसान विरोध पर पंजाबी में ट्वीट किए हैं, जिसके साथ उन्होंने कुछ अहम मुद्दे सामने रखे हैं। जिस पर दिलजीत से एक यूजर ने पूछा कि क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या चीज किसानों के विरोध में है। जिस पर अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए दिलजीत ने लिखा कि किसान अपनी फसल का दाम तय नहीं कर सकता, कोई न्यूनतम मूल्य यहाँ तय नहीं है। किसानों के पास अपनी फसलों को रखने के लिए गोदाम तक नहीं है, इसलिए ये मायने नहीं रखता कि उनके पास कितनी सीमा है। हम किसानों से उम्मीद करते हैं कि वे पूरे राष्ट्र को खिलाए, लेकिन वे खुद इसका दाम भी नहीं तय कर सकते हैं।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि देशद्रोह केस दर्ज होने का मुद्दा आप नेता संजय सिंह ने संसद में उठाया। कहा, मैं देशद्रोही हूं तो भेजिए मुझे जेल। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से सांसद, राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह अपने ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज होने से आहत हैं। संजय सिंह ने अपने ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज होने का मुद्दा संसद में सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सामने उठाया। इस बाबत संजय सिंह ने ट्वीट भी किया है। दरअसल लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने संजय सिंह पर दर्ज एफआईआर में राजद्रोह की धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए नोटिस भेजा है। नोटिस में 20 सितंबर तक पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा गया है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाना देशद्रोह है, दलितों की हत्या का मुद्दा उठाना देशद्रोह है, पिछड़ों के हक में आवाज उठाना देशद्रोह है। जब कोरोना के कारण यूपी के शमशानों में लाशें बिछी थी तब योगी जी कोरोना घोटाला कर रहे थे। ये कहना देशद्रोह है तो हाँ, मैं देशद्रोही हूँ। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार ये मानती है तो मुझे जेल में डलवा दें। संजय सिंह ने कहा कि कोरोना घोटाला का मुद्दा उठाया तो मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया। उन्होंने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ के कोरोना घोटाले का मुद्दा मैंने राज्यसभा में उठाया तो योगी आदित्यनाथ ने मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया। संसद में मैंने सभापति जी से कहा है कि अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे जेल भेजिए। मेरे उत्तर प्रदेश में इस कदम पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, CPM, तृणमूल कांग्रेस व DMK ने मेरा साथ दिया। सभापति जी उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम के प्रकरण में सदन को कार्रवाई का भरोसा दिया। और वहीं अगली खबर बता दें कि एक बार फिर सोना महापात्रा ने कंगना पर साधा निशाना, लगाया सुशांत की मौत का फायदा उठाने का आरोप। जी हम बात करें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह इन दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने जहां कंगना का समर्थन किया तो वहीं अब उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। इसी बीच सोना महापात्रा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत पर एक बार फिर निशाना साधा है। आपको बता दें, कंगना ने पिछले दिनों ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी कई सेलेब्स को खूब खरी खोटी सुनाई है। जी आपको बता दें कि हाल ही में कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया था और उनके इस बयान को लेकर सोना ने कंगना पर निशाना साधा है। उन्होंने कंगना पर किसी की मौत का फायदा उठाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किसी को माफिया बताना, सस्ती कॉपी कहना, सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता देना, किसी की मौत का इस्तेमाल कर लोगों की नजरों में मसीहा बनने का ये असफल प्रयास है। ऐसा कर तुम हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं दे पाओगी बल्कि एक खराब उदाहरण पेश करोगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि कांग्रेस का केंद्र पर निशाना, कहा ये नो डेटा सरकार, पीएम की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं। जी हम बात करें कि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था, रोजगार और कोरोना संकट की स्थिति को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं रही और ये अब नो डेटा सरकार बन चुकी है। वर्ष 2020 और 21 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के पहले बैच और वर्ष 2016 और 17 के अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस मनरेगा को भाजपा के लोग मनरेगा कहते थे, आज वही रोजगार का बड़ा सहारा बन गया है। उन्होंने दावा किया कि आप लोग भाजपा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे यहां तक आ गए, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही। अब उनके पेज पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।